हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक संयुक्त फलन। अगर आप क्लास 12th में देखेंगे तो जो फर्स्ट चैप्टर है राजस्थान बोर्ड की बुक में वो संयुक्त फलन नाम से ही है। ठीक है, एक्चुअली अब तक जो हमने आपको वीडियोस दिए हैं जिसमें हमने फंक्शन के बिल्कुल जीरो लेवल से यानी फंक्शन की डेफिनेशन से, फिर उसके प्रांत, परिसर, फिर फलनों के विभिन्न प्रकार, एक एकी, आच्छादक, बहु एक एकी, अंतरक्षेपी, इनके बारे में हमने पढ़ा है। ये सारी चीज़ें हमें काम में लेनी होगी आगे। क्लास 11th के स्टूडेंट्स, 11th क्लास के सिलेबस में वो सारी चीज़ें हैं, 12th में ये सारी चीज़ें यूज आती हैं। तो दोनों क्लासेस के लिए ये टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। संयुक्त फलन हमारा टॉपिक है जो शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। तो इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे कि संयुक्त फलन किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, कैसे हम दो या दो से अधिक फलनों को मर्ज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। संयुक्त फलन, सबसे पहले मैं एक मैपिंग आपके लिए बना रहा हूं, देखो कैसे। मान लेते हैं कि ये एक समुच्चय है ए, एक दूसरा समुच्चय है बी। एक फलन है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है और फलन का नाम है f। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि समुच्चय a का अवयव a फलन f के अंतर्गत समुच्चय b से संबंधित है। यह ऐसी सिचुएशन है। तो हम क्या लिखते हैं? f ऑफ a बराबर b। यही आप लिखते आए कि समुच्चय a के अवयव स्मॉल a का संबंध समुच्चय b के अवयव स्मॉल b से है। तो हम लिखेंगे f ऑफ a इक्वल टू b। अब अगर एक दूसरा फलन इसी क्रम में परिभाषित कर दिया जाए b से समुच्चय c में, एक और समुच्चय मेरे पास में है समुच्चय c, और यहां पर एक फलन परिभाषित कर दिया जाए, पूरी सिचुएशन समझेंगे। तो ये जो आपका समुच्चय c है, अब c में भी अवयव है, खूब सारे अवयव हैं, लेकिन हम उसमें से सिर्फ स्मॉल c को ले रहे हैं। अब ये एक फलन ऐसे परिभाषित है, श्रृंखला देखो कैसे, कहां से शुरू हुई? a से शुरू हुई। स्मॉल a का संबंध स्मॉल b से हुआ और स्मॉल b का संबंध स्मॉल c से हुआ, और इस दूसरे फलन को नाम दे देता हूं g। तो यहां पर क्या हुआ? g ऑफ b बराबर c। अगर यहां b का मान प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ a। b बराबर क्या है? f ऑफ a बराबर c। और इसी को हम क्या लिख देते हैं आगे चल करके, देखना, g और ऑफ f, एक o, छोटा o, ये जीरो नहीं है, ठीक है, नहीं ये पूरा बड़ा o है, सिर्फ स्मॉल o, छोटा सा o, डिग्री वाला चिन्ह, g कंपोजिट f, इसको पढ़ा जाएगा a बराबर c। अब इस g कंपोजिट f के बारे में विचार करने के लिए कहा जाए आपसे, तो g कंपोजिट f क्या कर रहा है? a का संबंध c से बना रहा है। मतलब यह हुआ कि अब हम एक ऐसे फलन पर विचार कर रहे हैं जो समुच्चय a के अवयव स्मॉल a का संबंध समुच्चय c के अवयव स्मॉल c से बना रहा है डायरेक्टली। और ये जो डायरेक्ट संबंध आपका है, ये आपका डायरेक्ट संबंध, इसे अपन कहेंगे कंपोजिट फंक्शन, g कंपोजिट f। कहां से कहां परिभाषित हो गया? ये a से c में, समुच्चय a से c में। तो दो फलन आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए। और इस मर्जर की जो प्रोसेस है, इससे हमें एक नया फलन प्राप्त हुआ जिसे अपन संयुक्त फलन कहते हैं। ओके, तो जो बात लिखनी है मैं फटाफट ये लिख देता हूं कि माना ए बी सी, पहले लिख लो, ए बी सी तीन अरिक्त समुच्चय हैं, तीन अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय हैं तथा f a टू b एवं g
B to C दो फलन परिभाषित है, दो फलन परिभाषित है। ठीक है, तब G कंपोजिट F कहां से कहां परिभाषित होगा? A से C में। बीच वाला जो समुच्चय है वो यहां से, ये मान लीजिए कि एलिमिनेट हो गया, सीधा आप बात कर रहे हैं A से C में। एक्चुअली क्या किया, स्मॉल f ने A का संबंध B से बनाया, स्मॉल g ने B का संबंध C से बनाया। डायरेक्ट देखा तो A का संबंध C से बन गया वाया B, लेकिन B को मैं यहां से एलिमिनेट कर रहा हूं। और अब आप देखिएगा कि एक नया फलन जिसको नाम दिया मैंने G कंपोजिट F। सीक्वेंस बहुत मैटर करेगा यहां पर। अगर पहले फलन F परिभाषित है, बाद में G परिभाषित है, जो फलन पहले परिभाषित होता है उसको नाम में बाद में लिखा जाता है, ठीक है, और जो फलन बाद में परिभाषित है उसको पहले लिखा जाता है, मतलब उल्टा क्रम दिया जाता है G कंपोजिट F। अगर इस फलन का नाम G होता, इसका F नाम होता, तो नाम क्या बनता? F कंपोजिट G बनता। ठीक है ना। अब देखिए G कंपोजिट F A to C को F तथा G का संयुक्त फलन कहते हैं, संयुक्त फलने कहते हैं। अब यहां जो नोट करने वाले दो पॉइंट हैं वो देखिए क्या है कि किसी भी फलन के ये सीक्वेंस बनना चाहिए तब जाकर के संयुक्त फलन परिभाषित होगा। और सीक्वेंस बनने का मतलब ये हुआ कि f का जो परिसर है, f का जो सह प्रांत है वो G का क्या होना चाहिए? प्रांत होना चाहिए। G कंपोजिट F के परिभाषित होने के लिए, यानी G कंपोजिट F के परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए? F का परिसर सामान्यतः क्या होता है, किसी भी फलन का परिसर अपने सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है, परंतु यहां मैं क्या कह रहा हूं? उपसमुच्चय है। F का जो सह प्रांत है वो G का प्रांत बन गया, तो मैं क्या कहूंगा? G का प्रांत। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अगर मैं नंबर 2 पॉइंट बनाऊं और ये कहूं कि F कंपोजिट G को परिभाषित करना हो, तो F कंपोजिट G मतलब उल्टा हो, ये F और ये G हो, तब F G का परिसर उपसमुच्चय होगा F के प्रांत का। तो ध्यान रखें इस बात का कि संयुक्त फलन परिभाषित करने से पहले हमें उनके क्रम का पता होना जरूरी है। यदि क्रम पता होगा कि F एक फलन है A से B में परिभाषित, जहां F खत्म हो रहा है वहां से G शुरू हो रहा है, तो अब आपका संयुक्त फलन बनेगा G कंपोजिट F। यदि इधर वाले फलन का नाम F होता, G होता और इधर वाले का F, तो बनता F कंपोजिट G। इस प्रकार से परिभाषित फलन संयुक्त फलन कहलाता है। ओके, अगर कुछ बातें और इसमें करनी हो कि भाई सीक्वेंस कैसे बनता है, ये सारी बातें और अगर करनी हो अपने को, तो देखिएगा मैं F एक फलन ले लेता हूं, Y से अक्ष में परिभाषित कर दिया, Y और X कोई समुच्चय है, और G एक फलन ले लिया और ये कह दिया मैंने Z से Y में परिभाषित है। तो अब आप इनका सीक्वेंस बनाओ। कैसे बनाओगे? पहले Z का Y से, Z से Y, कौन परिभाषित है Z से Y में? G। और फिर Y से अक्ष में कौन परिभाषित है? F। तो अब अगर नाम देना हो अपने को तो क्या नाम देंगे? F कंपोजिट G। विपरीत क्रम में नाम देना है। और कहां से कहां तक? Z से अक्ष, Z से अक्ष। पहले तो अपने को ये चीजें सीखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई F एक फलन है, A से B में परिभाषित है,
G एक फलन है, B से C में परिभाषित है, और H एक फलन है, C से D में परिभाषित है। ऐसे 3 फलन दे दिया आपको। तो अब इनका सीक्वेंस देखो, A से B, B से C और C से D। A से B में F, B से C में G और C से D में H। तो इनका संयुक्त फलन होगा A से D में परिभाषित, और उस संयुक्त फलन का नाम क्या दिया जाएगा विपरीत क्रम में? क्या लिखूंगा? H कंपोजिट G कंपोजिट F, A से D में। बीच वाले जो है बैरियर डाउट ये डिलीट हो जाएंगे। F क्या करेगा? A के अवयव का संबंध B में बनाएगा, B के अवयव का संबंध C में G बनाएगा, C के अवयव का संबंध D में, तो डायरेक्ट A से D में एक संबंध बनेगा, उसे अपन H कंपोजिट। ठीक है, एक सिचुएशन कभी कभी ऐसी भी आती है। अच्छा, इसमें इस सिचुएशन में देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि F, यहां पर मैं F परिभाषित करना चाहूं, पहले F परिभाषित करना चाहूं, तो F परिभाषित हो गया Y से अक्ष में, और फिर अगर G परिभाषित करना तो G हो गया Z से Y में। अब ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इनका संयुक्त फलन परिभाषित ही नहीं होगा। जैसे अवयवों में नहीं होता है, मैट्रिक्स में A का B से गुणा, तो जरूरी नहीं है B का A से गुणा हो, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, तो उनका बराबर आना जरूरी नहीं है। अवयवों में याद आ रहा होगा कुछ कि 2 अवयव हैं, एक अवयव है 2 क्रॉस 3 की। 11th वाले स्टूडेंट्स हो सकता है इस बात को नहीं जाने, 12th वाले इस बात को जानते होंगे कि एक अवयव है 2 क्रॉस 3 का, दूसरा है 3 क्रॉस 2 का, तब जाकर के उनका गुणा संभव होता है, जहां पहली के खत्म हुई वहां से दूसरी शुरू हुई। ठीक है, ऐसे ही एक और मैं ले रहा हूं कि अगर आपको 2 फलन दे दिए जाएं F और G, ठीक है, ऐसे लिख करके दे दिए F और G R से R में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, ऐसे परिभाषित करके दे दिए जाएं। ठीक है, F और G 2 फलन हैं, R से R में परिभाषित है। अब अगर यहां से दोनों की बात कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां ये फलन कहां से कहां परिभाषित है? R से R में। तो अगर R से R पहले नाम F को देते हैं और फिर R से R G नाम देते हैं, F और G, तो यहां से इस सिचुएशन में तो कौन हो गया? G कंपोजिट F परिभाषित हो गया, वो भी कहां से? R से R में। ऐसे ही G है, R से R में G परिभाषित है, तो यहां G भी लिखा जा सकता है, और R से R में F परिभाषित है, F। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? F कंपोजिट G। कहां से कहां? R से R। सबसे पहले तो आपको ये चीजें सीखनी है, परिभाषित करना। जब समुच्चय सब समान आ जाए तब हम क्या कहते हैं? दोनों साइड से परिभाषित है, F कंपोजिट G और G कंपोजिट F। परंतु उस स्थिति में भी दोनों का बराबर आना जरूरी नहीं होता है। मैं कुछ उदाहरण आपके लिए ले रहा हूं। पहला उदाहरण देखिए, यदि समुच्चय A में अवयव है A B C, B में अवयव है U V W, C में अवयव है Q P Q R S, और F A से B में परिभाषित है, G B से C में परिभाषित है। ऐसे अगर समुच्चयों में अवयवों की संख्या परिमित हो, लिमिटेड हो, तो ऐसी स्थिति में अपन मैपिंग बना लेते हैं बहुत आसानी से। ये मैंने समुच्चय A बनाया, ठीक है, और फिर मैंने समुच्चय B बनाया, और फिर मैंने समुच्चय C बनाया। तीनों समुच्चय बनाए, ठीक है। समुच्चय A में अवयव है, B में कुछ अवयव है, C में। A में अवयव है A B C, A B और C। B में अवयव है U V और W। C में अवयव है P Q R S। अब देखो क्या हो क्या रहा है। फलन F, इसको देखते चलो आप। फलन F क्या कर रहा है? A का संबंध V से बना रहा है, A का संबंध V से। फलन F B का संबंध किससे बना रहा है? U से, B का संबंध U से। और C का संबंध किससे बना रहा है? V से, F ऑफ C इक्वल टू V। अब आ जाओ G पर। B से C में G परिभाषित है। U का संबंध Q से, V का संबंध P से, और W का संबंध R से, ठीक है। ये आपका फलन F था, ये फलन G है।
अब अगर बात करें यहां से यहां, तो नाम क्या देंगे पहले तो जी कंपोजिट एफ। कहां से कहां जी कंपोजिट एफ, ए से सी। अब देखो जी कंपोजिट एफ क्या काम कर रहा है, ए का संबंध, देखो ए का संबंध वी से होते हुए पी से बन रहा है, तो ए का संबंध आप किससे लिखेंगे, पी से। जी कंपोजिट एफ, बी का संबंध यू से होते हुए क्यू से है, तो बी का संबंध किससे हो गया, क्यू से। और जी कंपोजिट एफ, सी का संबंध देखो, सी का वी से होते हुए पी से। अगर इनके क्रमित युग्म बनाने हो जी कंपोजिट एफ के, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या बनेंगे क्रमित युग्म, ए कोमा पी, बी कोमा क्यू और सी कोमा पी। ओके, आप यहां देख रहे हैं कि जो आपका फलन एफ है वो एककी नहीं है, एककी नहीं है, तो आप देख रहे हैं जी कंपोजिट एफ भी एककी प्राप्त नहीं हुआ। फलन एफ अगर एककी होगा तो जी कंपोजिट एफ भी एककी आ गया। जी देखो एककी है, परंतु जी के एककी होने से जी कंपोजिट एफ एककी नहीं हुआ, एफ एककी नहीं है। दो भिन्न भिन्न अवयवों का एक ही अवयव से संबंध हो रहा है, तो आप देख रहे हैं जी कंपोजिट एफ भी एककी फलन नहीं है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको समझ करके चलनी है बहुत ही सावधानी पूर्वक। ठीक है, अच्छा एक ऐसे भी है, बिना मैपिंग या कैलकुलेशन करनी हो आपको तो आप देखिए ध्यान से पूरी सिचुएशन को। ए वी से एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, वी दे रखा है। ठीक है, और जी ऑफ वी इक्वल टू क्या दे रखा है, इधर देख लो, जी ऑफ वी इक्वल टू दे रखा है पी। तो इन दोनों को अगर मैच करें, ये v की वैल्यू f ऑफ ए यहां पुट कर रहे हैं अपन, तो ये बन गया g ऑफ एफ ए इक्वल टू पी। अब इसको लिख सकते हैं g ऑफ f, g कंपोजिट f a इक्वल टू पी, ये बन रहा है। ऐसे ही बाकी भी बन सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम संयुक्त फलन परिभाषित करते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे, एक और उदाहरण जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। एफ एक फलन है आर से आर में, जी एक फलन है आर से आर में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो जब आर से आर की बात आ रही हो, समझिएगा, एफ एक फलन है आर से आर में, जी भी फलन है आर से आर में, तो जी कंपोजिट एफ और एफ कंपोजिट जी दोनों परिभाषित किए जा सकते हैं। और वो कहां से कहां तक, आर से आर। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो देखो। पहले नंबर पर कर रहा हूं मैं, जी कंपोजिट एफ कंपोजिट, चलो जी कंपोजिट एफ कर ले, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स किसी भी फलन के लिए। भाई एफ कभी ऐसा लिखा हुआ थोड़ा ठीक लिखा, एफ बराबर ई की पावर एक्स ना, अक्स के लिए क्या रिजल्ट आएगा। अब अक्स की जगह 1 2 3 4 जो भी रखेंगे अपन वास्तविक संख्या है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन पहले अक्स के लिए रिजल्ट बनाते हैं। तो देखो प्रोसेस, आप सबसे पहले इसको पढ़ो, एफ ऑफ एक्स, तो ऐसे लिखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो जी ई की पावर एक्स, और एक बार के लिए मैं इस ई की पावर एक्स को नया नाम दे देता हूं टी। ठीक है, ये ध्यान लिख दिया, यहां t बराबर क्या है, e की पावर x है, समझने के लिए। बाकी पहला क्वेश्चन है इसलिए ये काम करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा ये काम। तो देखो g बराबर e की पावर x, सॉरी gx बराबर साइन x। तो अगर g जैसे g1 की बात करनी हो तो साइन 1 हो जाएगा, यहां पर x है तो यहां x है। अब यहां t है तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा, साइन t आएगा। बस इतना सा काम, t x को t से रिप्लेस कर दो। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, साइन t, t की वैल्यू क्या थी, e की पावर x, लास्ट में रख देंगे। अब देखिए ये दो फलन मर्ज हो गए, त्रिकोणमितीय फलन साइन x और चरघातांकी फलन e की पावर x दोनों मिक्स हो गए, मर्ज हो गए, तो हमारे एक नया फलन प्राप्त हो गया साइन e की पावर x। ओके, अच्छा जी, मैं आपसे ये कहूंगा ये t वाली प्रोसेस हम नहीं करते, हम तो डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, जी ई की पावर x, तो दिमाग को कैसे कंसंट्रेट करना है कि अगर g में x है तो साइन x, g में अगर जैसे x की जगह पर 2 होता तो साइन 2,
अक्स की जगह पर 0 होता तो साइन 0, अक्स की जगह पर 5 पाई होता तो साइन पाई, अक्स की जगह पर कुछ भी आए वो यहां अक्स से रिप्लेस हो जाएगा। तो बताओ ये क्या बन गया, साइन, और अक्स को रिप्लेस कर दो e की पावर x, बात खत्म। ऐसे ही अगर नंबर 2 f कंपोजिट g की बात की जाए, f कंपोजिट g x, तो पहले इन दोनों पर आपको ध्यान देना है, तो ये हो जाएगा f ऑफ gx, f ऑफ gx, तो ये हो गया f, gx क्या है, साइन x। अब चलो f के ऊपर फलन f में अक्स को हटा के उसकी जगह साइन x रख दो, तो बताओ क्या हो जाएगा, e की पावर साइन x। देखो दोनों में बहुत फर्क है, एक तो साइन e की पावर x और एक है e की पावर साइन x। इसका मतलब मैं आगे एक लाइन लिखूंगा कि संयुक्त फलन का क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कभी हो नहीं सकता, कभी कभी हो भी जाएगा बराबर, बट तो सामान्यतः नहीं होता। अब देखो पूरी प्रोसेस को बिल्कुल साधारण शब्दों में हुआ क्या है। हमारे पास में दो फलन थे, एक तो था साइन x और एक फलन था e की पावर x। एक बार क्या हुआ, इस e की पावर x को मैंने यहां से उठाया और यहां इस अक्स की जगह पर प्रतिस्थापित कर दिया। इसका नाम है g और इसका नाम है f। इसका मतलब f में कौन चला गया, g चला गया, तो f में g तो बन गया, सॉरी साइन e की पावर, इस उल्टा नाम लिख दिया गया अपन ने, इसका नाम तो है g और इसका नाम है f, g और f। तो हुआ क्या है, g में f चला गया तो नाम दे दूंगा मैं g कंपोजिट f, g में f तो g कंपोजिट f, x बराबर बन गया साइन e की पावर x। ऐसे ही एक बार क्या कर रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं, इस यहां से x हटाया और इस पूरे साइन x को लाके इसकी जगह पर रख दिया, तो बन गया e की पावर साइन x। तो ये क्या हो गया, g उठ के आया f में, तो f कंपोजिट gx, एक नया फलन। बात समझ रहे हैं? ऐसे अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर भी। जैसे अगर मान लो आपके पास में दो फलन है, एक तो है मॉड ऑफ x और एक है cos x। तो देखो यहां से दो संयुक्त फलन बनेंगे, एक बार तो cos जाएगा इसके अंदर तो बन जाएगा मॉड ऑफ cos x, और एक बार मॉड ऑफ x इसमें जाएगा तो बन जाएगा cos मॉड ऑफ x। दोनों अलग अलग है, मॉड ऑफ cos x और एक cos मॉड ऑफ x। ठीक है, तो इस तरीके से हम संयुक्त फलन को परिभाषित करते हैं। आगे मैं एक उदाहरण और ले रहा हूं, f r से r है, g r से r है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आरबीएससी है चाहे सीबीएसई है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर है x प्लस 5, तो आप विद इन सेकेंड कैलकुलेशन कर सकते हैं f कंपोजिट g की। पहले तो f कंपोजिट g r से r में परिभाषित होगा। f कंपोजिट g के लिए x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, डायरेक्ट आप बताएंगे f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x क्या है आपके पास में, x प्लस 5। अब फलन f पर जाओ और x को हटा के उसकी जगह पर x प्लस 5 रख दो, रख दिया, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर लगा था तो अब x प्लस 5 पर स्क्वायर लगा दो, नया फलन बन गया। वैसे ऐसे ही नंबर 2 g कंपोजिट f, ये भी r से r में परिभाषित एक फलन है। g ऑफ f ऑफ x बराबर g ऑफ f ऑफ x। अब अगर बात करूं मैं g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x है x स्क्वायर, अब फलन x g पर जाओ, g की परिभाषा में x प्लस 5 है, अब x की जगह x स्क्वायर आ गया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। तो एक तो x प्लस 5 का स्क्वायर और एक x स्क्वायर प्लस 5 दोनों अलग अलग होते हैं, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए जी, अब मैं अगली हेडिंग संयुक्त फलन के गुणधर्म, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप इनको नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय नियम का पालन करना आवश्यक नहीं है। क्लियर है ये बात? मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि f कंपोजिट g और g कंपोजिट f का बराबर होना जरूरी नहीं है।
मैंने ये नहीं कहा कि बराबर हो ही नहीं सकते, एक उदाहरण दे रहा हूं जिसमें ये बराबर है। मैंने एक फलन ले लिया एफ आर से आर और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एक फलन ले लिया जी आर से आर, जी आर से आर, और जी एक्स बराबर एक्स की पावर 3। यहां से देखना एफ कंपोजिट जी, आर से आर परिभाषित होगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी, एफ में कौन आया जी, डायरेक्ट बताना आपको, एफ में जी आया मतलब अक्स को हटाया उसकी जगह अक्स क्यूब लिख दिया, तो अक्स क्यूब और फिर स्क्वायर पहले से था तो अक्स क्यूब का स्क्वायर यानी अक्स की पावर 6 हो गया। और ऐसे ही जी कंपोजिट एफ आ गया, जी कंपोजिट एफ, देखो पहले तो ये दोनों लिख देता हूं मैं, एफ कंपोजिट जी और जी कंपोजिट एफ, दोनों फलन आर से आर में परिभाषित होंगे। ठीक है, अच्छा एफ कंपोजिट जी एक्स किया तो एक्स की पावर 6 आया, ऐसे ही जी कंपोजिट एफ करेंगे तो भी एक्स की पावर 6 ही आएगा। कैसे, एक बार तो ये एक्स हटाया इसकी जगह एक्स क्यूब आया तो क्यूब का स्क्वायर एक्स की पावर 6, एक बार ये एक्स हटा इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर का क्यूब, ये भी घात पर घात होती है तो गुना हो जाती है एक्स की पावर 6। ये बराबर आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा बराबर आएंगे, नहीं भाई हमेशा बराबर नहीं आने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं कि एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एफ बराबर नहीं होते हैं, बस बात इतनी सी, कभी कभी बराबर हो जाते हैं बाकी अन्यथा नहीं होते हैं। नहीं का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये जो पिछले वाले उदाहरण देख रहे हैं आप ये बराबर नहीं है कि ही है। ठीक है, अच्छा जी, एक अगला जो गुणधर्म है, संयुक्त फलन साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। अब देखो साहचर्य गुणधर्म में 3 फलन चाहिए, एफ जी और एच, सीक्वेंस ये भी हो सकता है एच जी और एफ। पता कैसे चलेगा कि कौन सा सीक्वेंस है, तो इसके लिए आपको देखना होगा समुच्चय, अगर ए से बी में फलन एफ परिभाषित है, बी से सी में फलन जी परिभाषित है और सी से डी में एच परिभाषित है, तो एच कंपोजिट जी कंपोजिट एफ परिभाषित होगा, एच कंपोजिट जी कंपोजिट एफ। अब देखो साहचर्य गुणधर्म क्या कहता है कि आप या तो पहले इन दोनों का संयुक्त फलन ले लो एच और जी का, फिर जो रिजल्ट आए उसका एफ के साथ में संयुक्त फलन ले लो, या फिर एच को पहले साइड में रखो जी और एफ का संयुक्त फलन ले लो, आपको यहां से रिजल्ट हमेशा समान मिलेगा। मैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक उदाहरण लेऊंगा आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर ये वाला सीक्वेंस होता, एच पहले होता जी बाद में होता और एफ बाद में होता, तो यहां पे से क्या आता, एफ कंपोजिट जी, एफ जी एच बनता, एच बराबर एफ कंपोजिट जी। पहले तो आपको यह देखना है कि कौन से सीक्वेंस में परिभाषित है, उसके बाद में अगर सीक्वेंस में परिभाषित नहीं होंगे तो साहचर्य गुणधर्म की बात नहीं कर सकते, अगर हैं परिभाषित तो हमसे फलन के गुणधर्म ये साहचर्य गुणधर्म की बात करेंगे। ओके, और अगली लाइन सिर्फ लिखने की है, दो एक एक आच्छादक फलनों के संयुक्त फलन भी एक एक आच्छादक होता है। जैसे हमने देखा एफ के एक एक न होने से जी कंपोजिट एफ भी एक एक नहीं हुआ, अगर एफ एक एक होता तो वो भी एक एक हो जाता, ऐसे ही एफ आच्छादक होता जी आच्छादक होता, एफ आच्छादक होता, मतलब सारे अवयव काम में आ रहे होते समुच्चय ए बी सी के, तो उनका संयुक्त फलन में भी सारे काम में आ रहे होते, यानी कि वो भी एक एक आच्छादक फलन होता। फटाफट लिख लीजिए, ये गुणधर्म है 3 तो, और एक चौथा गुणधर्म और है जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि एफ ए से बी में परिभाषित एक फलन हो तो एफ कंपोजिट आई ए और आई बी कंपोजिट एफ, आई है संयुक्त फलन, सॉरी तत्समक फलन लिखा हुआ है, आई ए आई बी क्रम से समुच्चय ए तथा बी में परिभाषित तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या होता है याद करो, जैसा इनपुट दिया वैसा आउटपुट मिल गया। तो तत्समक फलन को आप एक समझो कि एफ को एक से गुणा किया एफ ही आ गया, अब इसको गुणा भी मत समझो, संयुक्त फलन तत्समक फलन के साथ में संयुक्त लेंगे तो एफ ही आ जाएगा। ऐसे ही तत्समक फलन का एफ के साथ, लेकिन ये आई ए आई बी क्यों अलग अलग क्यों, इसका देखो रीजन आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैंने एक समुच्चय बनाया एफ के लिए,
ए से बी में परिभाषित है। मैंने इस तरीके से चार बना ली, समझ जाओगे आप कारण। सबसे पहले मैंने यह कहा ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय है बी, ठीक है। ए से बी में फलन परिभाषित है एफ। इसका मतलब है ए का अवयव ए बी के अवयव बी के साथ में संबंधित है। मतलब आप ये कह सकते हो एफ ऑफ ए बराबर बी, ठीक। अब इधर मैंने समुच्चय बी ही बना दिया और यहां पर अब बी से बी में एक फलन परिभाषित कर दिया आई बी, तत्समक फलन। और तत्समक फलन क्या करता है, खुद का खुद के साथ में संबंध बनाता है। मतलब यहां अवयव बी है, बी का संबंध बी से हो रहा है, तो आई बी जो फलन है वो क्या काम कर रहा है, बी का संबंध बी से बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहां समुच्चय ए लिया, ए की तरफ ए ले लिया, ए से ए में एक फलन परिभाषित कर दिया आई ए, ठीक है। आई ए क्या करेगा, ए का संबंध ए से ही बनाएगा। मतलब आई ए के अंतर्गत ए का संबंध ए से ही बन रहा है। अब अगर बात करें अपन अलग अलग, क्या सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं शुरुआती तीनों की, ये शुरुआती तीन। अगर यहां बात की जाए तो हुआ क्या, ध्यान से देखो, क्या इसे एफ ए बराबर बी लिखा हुआ है, पूरी बात सुनिए, एफ ए बराबर बी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ ए की जगह पर मैंने लिख दिया आई ए और ब्रैकेट में ए बराबर बी। मतलब एफ कंपोजिट आई ए क्या काम कर रहा है, ए का संबंध बी से बना रहा है। और ये काम तो एफ भी तो कर रहा था, और कहां से कहां परिभाषित है, देखो एफ कंपोजिट आई ए कहां से कहां परिभाषित है, ए से ए बी में परिभाषित है। तो सोचो फलन एफ ए से बी में परिभाषित था, ए का संबंध बी से बना रहा, इनका संयुक्त लेने से क्या हुआ, नाम देखो कैसे दिया गया, एफ कंपोजिट आई ए। आप साफ साफ दिख रहा है यहां से ए की जगह पर मैंने लिख दिया आई ए, ठीक है। और ये क्या हो गया, देखो एफ कंपोजिट आई ए, यानी इसको आप एफ समझ सकते हो क्या, एफ ए इक्वल टू बी। तो आप यहां से ये जो निष्कर्ष है इस पर पहुंच चुके हैं, क्या निष्कर्ष आपका बना, एफ कंपोजिट आई ए बराबर एफ ही आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं बाद वाले तीनों की, इन तीनों, यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आई बी बराबर बी है, तो मैंने क्या किया, आई बी और इस बी की जगह पर एफ ऑफ ए रख दिया, तो बराबर बी आ गया क्या। अब बताओ ये क्या हो गया, आई बी कंपोजिट एफ ऑफ ए बराबर बी। अब ये क्या है, क्या मैं वापस ऐसे बोल दूं एफ ऑफ ए बराबर बी। अब ये जो आई बी, नाम देखो कैसे दिया जाएगा, आई बी, इन तीनों को देखो ध्यान से, आई बी कंपोजिट एफ कहां से कहां परिभाषित है, ए से बी में। तो ये ए से बी में एफ परिभाषित था, इसका नाम भी एफ दिया सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आई बी कंपोजिट एफ बराबर भी एफ ही है। जो काम आई बी कंपोजिट एफ कर रहा है वो तो काम एफ ही कर रहा था। तो ये चीज, अच्छा अब एक चीज मैं आपसे पूछूं, अगर ध्यान से बताएं तो नोट लगा के, अगर डायरेक्ट यहां से यहां तक की बात की जाए, अब एक चीज दिमाग अपने पर से एड साइड कर लो कि आई जो फलन है इसको एक माना जाए, तत्समक फलन को, इसका किसी भी फलन के साथ में संयुक्त फलन लेंगे तो वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिजल्ट एफ ही आ जाएगा। ये तत्समक अवयव हो गया इसका। जैसे कोई संख्या को एक से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ये तत्समक फलन हो गया। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो देखो, अगर डायरेक्ट आपको ए से बी में फलन परिभाषित करना हो तो नाम क्या दिया जाएगा, आई बी कंपोजिट एफ कंपोजिट आई। ये कहां से कहां परिभाषित हो जाएगा, ए से बी में।
और क्या काम करेगा, स्मॉल ए का संबंध स्मॉल बी से, ये काम तो एफ ही कर रहा था, स्मॉल ए का संबंध स्मॉल बी से, तो ये भी एफ हो जाएगा। मतलब आप दोनों को एक समझ लो ना, इन दोनों को एक के साथ में कुछ भी आए इस तरीके से। ओके, तो ये हमारे संयुक्त फलन के कुछ गुणधर्म थे। आने वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक तो शास्त्रीय गुणधर्म जो शास्त्रीय नियम जो पढ़ा है आपने, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन शामिल करूंगा इसको सत्यापित करने के लिए। ओके, और एक दो क्वेश्चन और करके हम आगे प्रतिलोम फलन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।